तो जियोग्राफी की आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मिशंस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आज ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का थर्ड और फोर्थ क्लास है, राइट, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट मिशंस को, स्पेस मिशन को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने वाई स्पेस मिशंस आर इम्पोर्टेंट डिस्कस किया है, स्पेस मिशंस किसे कहते हैं डिस्कस किया है, हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में देखा है, JWST टेलीस्कोप को डिस्कस किया है। तो आज के क्लास में कोशिश करेंगे कि हम लोग आदित्य L1, ओसिरिस, REX एंड चंद्रयान 3 को कंप्लीट कर दे। अगर नहीं होगा तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डिटेल्स में धीरे धीरे कवर करूँ, तो कोशिश करूंगी 3 और 4 को आज के क्लास में हम लोग कवर कर ले। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ज्यादातर टाइम स्टूडेंट्स ये पार्ट्स को अवॉइड कर देते हैं, बट हमें अवॉइड नहीं करना है। ये सारे जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं क्लास में, सब आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है। कोई भी टॉपिक्स को हमें अवॉइड नहीं करना है, जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे आदित्य L1 के बारे में। बेसिक फैक्ट्स पहले देखेंगे कि कौन से कंट्री ने बनाया है। इंडिया, आप सबको पता ही होगा, आदित्य नाम से ही इंडियन नाम लग रहा है। एजेंसी इसरो, इसरो का फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग नेट सर्फिंग कर लीजिएगा। ठीक है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। मिशन टाइप सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन। ठीक है, तो आदित्य L1 क्या है? सोलर ऑब्जर्वेशन, मतलब सोलर सिस्टम में सन को ऑब्जर्व करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है। डेस्टिनेशन क्या है? एस सन अर्थ L1 पॉइंट। लास्ट क्लास पे मैंने L1 पॉइंट्स के बारे में बताया था, लैग्रेंज पॉइंट के बारे में बताया था, राइट। तो ये मैंने ये भी बताया था कि अर्थ और सन के बीच में ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं, L1 से लेके L5 तक पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। और ये जो आदित्य L1 है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आदित्य, ये मिशन, ये स्पेसक्राफ्ट को L1 लैग्रेंज पॉइंट पे ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं L1 पॉइंट क्या है। L1 इज वन ऑफ द लैग्रेंज पॉइंट। क्लियर, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है, अभी रिपीट नहीं कर रही हूँ, बस इतना बता देती हूँ कि सन और अर्थ के बीच में 5 ऐसे लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 एंड L5। ठीक है, चलो, ये वो पॉइंट्स है जिसके बीच में सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी स्पेसक्राफ्ट बैलेंस कर सकता है। ठीक है, इट लाइज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ टुवर्ड द सन। ठीक है, अर्थ से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये लैग्रेंज L1 पॉइंट सिचुएटेड है। ठीक है, a spacecraft placed near L1 can continuously observe the sun। और L1 में रह के ये स्पेसक्राफ्ट कंटिन्यूअसली सन को ऑब्जर्व करेगा। क्लियर है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। लैग्रेंज पॉइंट्स क्या है? सन और अर्थ के बीच में ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है, शिफ्ट मतलब वहां पे प्लेस किया जाता है। और ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? यहाँ पे ये वो पॉइंट होते हैं, आप सबको पता है जितने भी प्लानिटरी बॉडीज हैं, हर किसी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर प्लानिटरी बॉडीज, डजेंट मैटर वो सन है या अर्थ है, हर प्लानिटरी बॉडीज अपने तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उधर सन अट्रैक्ट कर रहा है, इधर अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके बीच में कोई भी स्पेसक्राफ्ट कैसे टिक पाएगा? तो लैग्रेंज पॉइंट ये पॉइंट्स है जहां पे दोनों प्लानिटरी बॉडीज के ग्रेविटेशनल पावर, ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा कम होते हैं और बैलेंस वे में होता है। एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई भी स्पेसक्राफ्ट थोड़ा सा बैलेंस कर पाता है, जहां पे दोनों प्लानिटरी बॉडी का जो ग्रेविटेशनल पुल और फोर्स होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है। मतलब दोनों, वहां पे भी होता है, लैग्रेंज पॉइंट पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, लेकिन बैलेंस वे में होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे दोनों रस्सी के दोनों एंड को दोनों तरफ खींच रहे हैं, तो खींचातानी में एक ऐसा पॉइंट एक टाइम पे आता है कि जब उस टाइम पे मतलब दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वो इक्वल हो जाता है, राइट। तो लैग्रेंज पॉइंट कुछ इस तरीके से काम करता है, जहाँ पे कोई भी स्पेस क्राफ्ट को जब लॉन्च किया जाता है, प्लेस किया जाता है, तो फिर वो अपने हिसाब से काम करता रहता है। क्लियर?
चलो, मैंने सोचा था कि मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी, बट फिर भी मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। चलो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आदित्य L1 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी द सोलर कोरोना। ठीक है, सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। अच्छा, आप में से किसी को सोलर कोरोना के बारे में पता है? सोलर कोरोना है क्या? एनीवन? सी, ये सन है। सन के चारों ओर एटमॉस्फेयर होगा। तो इस एटमॉस्फेयर के जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, उसी को सोलर कोरोना बोला जाता है। ये मानो ये सन का एटमॉस्फेयर है बाहर का। तो इस एटमॉस्फेयर का बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सोलर कोरोना। समझ आया कि सन के एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर को ही सोलर कोरोना बोला जाता है। सन एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर नाउ? तो सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। स्टडी द फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर को स्टडी करने के लिए सन के एटमॉस्फेयर में जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, उसको स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा आता है कि ये सोलर फ्लेयर क्या है? एनीवन? किसी को पता है सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? सी, सोलर फ्लेयर एक्चुअली जायंट एक्सप्लोजन है। सन के अंदर, सन के एटमॉस्फेयर के अंदर जो बहुत ही जायंट लेवल का एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे काफी ज्यादा मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है, लाइट रिलीज हुआ है, हाई स्पीड पार्टिकल्स रिलीज हुआ है इनटू स्पेस। उस जायंट एक्सप्लोजन को हम लोग कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। तो जायंट एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, जिससे क्या रिलीज हुआ है? मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, लाइट एंड हाई स्पीड पार्टिकल्स। और कहाँ पे रिलीज हुआ है? इनटू स्पेस। ओके, स्पेस में मतलब सोचो, सन के एटमॉस्फेयर में, सन के सरफेस पे जो ये एक्सप्लोजन हुआ है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन कितना भयंकर था, कितना बड़ा था, कितना मैसिव था, जिसकी वजह से मैसिव लेवल, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइट पार्टिकल्स रिलीज हुआ है, और वो रिलीज होके स्पेस में जाके गिरा है। ठीक है, तो यही जायंट एक्सप्लोजन जिसको हम लोग सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, इनको स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। स्टडी कोरोनल मास इजेक्शन, CMEs बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर विंड। ठीक है, तो आदित्य L1 का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या स्टडी करना है? फर्स्ट, सन के एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग सोलर कोरोना कहते हैं, इसको स्टडी करने के लिए। दूसरा, सन के एटमॉस्फेयर का क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर के बारे में स्टडी करने के लिए। सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए। कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करने के लिए एंड सोलर विंड्स को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। सोलर विंड क्या है? सिंपल है, सोलर विंड्स, जस्ट अ मिनट। सोलर विंड क्या है बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, देखो, सोलर के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे हैं, राइट? उन ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ है, चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये रिलीज हो रहा है, या फिर आप लोग कह सकते हो ब्लास्टेड आउट हो रहा है इनटू स्पेस। ब्लास्टेड आउट इनटू स्पेस। क्लियर?
मतलब बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स है स्पेस में एकदम से बाहर आ रहे हैं, ब्लास्टेड आउट हो रहे हैं, और इसकी वजह से कंटिन्यूअस स्ट्रीम हमें देखने को मिला है, थ्रू अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम। और इसी कंटिन्यूअस स्ट्रीम को ही हम लोग कहते हैं सोलर विंड। समझ आया कि कंटिन्यूअस स्ट्रीम के थ्रू चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स blasted out into space, and these continuous streams are known as solar wind। क्लियर है? और ये ब्लास्ट, एक और बात कि ये ब्लास्ट कहाँ पे हो रहा है, ये एक्सप्लोजन कहाँ पे हो रहा है, तो ये एक्सप्लोजन हो रहा है कोरोना में। ठीक है, ये कोरोना में जो सन के एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर है, वहां पे ये एक्सप्लोजन हो रहा है, और इस एक्सप्लोजन की वजह से चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब कुछ स्पेस में जाके ब्लास्टेड आउट हो रहा है थ्रू कंटिन्यूअस स्ट्रीम, और इसी को हम लोग कहते हैं सोलर विंड। इज दैट क्लियर? समझ आया कि सोलर विंड किसे कहते हैं, सोलर कोरोना किसे कहते हैं? आई गेस आप लोगों को समझ आया। फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर कुछ नहीं है, ये बस नाम है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस टर्म मतलब नाम को याद रखना है। सोलर फ्लेयर्स किसे कहते हैं? मैंने अभी अभी बताया। सोलर विंड क्या है? मैंने अभी अभी बताया। तो ये समझ में आया कि आदित्य L1 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आदित्य L1 को क्या स्टडी करने के लिए स्पेस पे लॉन्च किया गया है। यस, क्लियर है। नाउ अभी आप लोगों का एक और क्वेश्चन है कि कोरोनल मास इजेक्शंस क्या है। ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन, सी, इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। क्लियर? बस अभी अभी हम लोगों ने कोरोना में अर्थ के, सॉरी सन के आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर के लेयर में ब्लास्ट के बारे में देखा, तो कोरोनल मास इजेक्शन भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसिव बर्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ऑफ सोलर प्लाज्मा एंड टैंगल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स थ्रोन फ्रॉम द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना इनटू स्पेस। क्लियर? मतलब यहाँ पे जो बर्स्ट के बारे में, जो ब्लास्ट के बारे में अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कोरोनल मास इजेक्शन भी वही ब्लास्ट से रिलेटेड है, बास्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सोलर प्लाज्मा, ये जो टर्म है बस अभी आप लोग इसको ध्यान में रखो, सोलर प्लाज्मा प्लस एंगल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये थ्रोन फ्रॉम द सन्स एटमॉस्फेयर कोरोना टू स्पेस। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं, सोलर प्लाज्मा, टैंगल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये सब स्पेस में रिलीज हो रहा है। ठीक है, और कहाँ से? फ्रॉम कोरोना। किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मैसिव ब्लास्ट। तो कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? ये मास इजेक्शन है, एक मैसिव आउटबर्स्ट को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, जिसके अंदर सन के आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग सोलर कोरोना बोलते हैं, वहां से सोलर प्लाज्मा एंड टैंगल्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस पे बर्स्ट होना, स्पेस पे रिलीज होने के प्रोसेस को ही CME कहा जाता है। आई गेस ये आप लोगों को क्लियर हुआ। तो सोलर कोरोना, फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर, सोलर फ्लेयर्स, CMEs एंड सोलर विंड क्या है, ये समझ में आया। और यही सब कुछ स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और यही से स्पेस में जितने भी न्यू एलिमेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? Understand the mechanism responsible for solar heating and solar eruptions। सन के एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा इरप्शन क्यों हो रहा है, सोलर हीटिंग का रीजन क्या है, कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, ये भी स्टडी करेगा ये आदित्य L1। एंड स्टडी हाउ सोलर एक्टिविटी अफेक्ट स्पेस वेदर, और सोलर एक्टिविटी की वजह से किस तरीके से स्पेस के वेदर में इफेक्ट होगा। ठीक है, किस तरीके से सोलर एक्टिविटी की वजह से स्पेस वेदर इफेक्ट होगा, स्पेस वेदर में इन्फ्लुएंस, स्पेस वेदर में इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो ये सारा सब कुछ स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 6 का 6 एंड 7
ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। आई गेस आप लोगों को समझ में आया कि आदित्य L1 को लॉन्च क्यों किया गया है, राइट? इससे मतलब आसान भाषा में आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी होगा या फिर किसी ने बताया होगा। अब मेरे से तो इससे भी ज्यादा सिंपल भाषा में आई डोंट गेस कि मैं लेक्चर दे पाऊंगी, राइट? चलो, मेजर साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है आदित्य L1 को जो लॉन्च किया गया है और इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसको बनाया गया है, तो इसका मेजर साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड why the solar corona is extremely hot compared with the visible surface of sun। मतलब ये मतलब पर्पस अगर क्लियर हो जाता है, अगर इसके सारे ऑब्जेक्टिव अचीव किए कर लिए जाते हैं, तो फिर हमें क्या समझ आएगा इस मिशन से कि क्यों सोलर कोरोना एक्सट्रीमली हॉट है। ठीक है, जो सन का आउटर मोस्ट लेयर है वो इतना ज्यादा गर्म क्यों है कंपेयर्ड विथ द विजिबल सरफेस ऑफ द सन। मतलब सरफेस मतलब सन के जो सरफेस है उससे कई ज्यादा हॉट, एक्सट्रीमली हॉट है सोलर कोरोना। और ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में भी साइंटिस्ट समझ पाएंगे। इट्स origin and acceleration of solar wind। सोलर विंड के बारे में भी समझ में आएगा कि सोलर विंड का ओरिजिन क्या है, किस तरीके से सोलर विंड की जो स्पीड है, स्पीड में एक्सेलरेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, हेल्प्स टू मॉनिटर सोलर इरप्शंस। सोलर इरप्शंस को मॉनिटर भी कर सकते हैं। ठीक है, सोलर इरप्शन को अगर हम लोग मॉनिटर नहीं करेंगे तो स्पेस के वेदर के बारे में नहीं जान पाएंगे। स्पेस वेदर से हमारे अर्थ के वेदर में भी काफी सारे इफेक्ट्स आएंगे, तो इसीलिए सोलर इरप्शन को मॉनिटर करना भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मेजर साइंटिफिक इंपॉर्टेंस में हम लोग देखेंगे कि थ्रू दिस मिशन सोलर इरप्शन को ऑब्जर्व किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग स्पेस वेदर। और स्पेस वेदर को कैसे बेटर बना सकते हैं, क्योंकि स्पेस वेदर को बेटर बनाएंगे तो वहां से मे बी अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है इसको भी हम लोग बेटर बना सकते हैं, राइट? तो इस सारे इंपॉर्टेंट सोलर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही इस मिशन को लॉन्च किया गया है। क्लियर? नाउ बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ स्पेस वेदर। ठीक है, स्पेस वेदर जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि सन के जो एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग सोलर कोरोना बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा गर्म है, एक्सट्रीमली हॉट है। और यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा गर्म है जिसकी वजह से काफी टाइम ब्लास्ट होते रहते हैं, और जिसकी वजह से जो स्पेस वेदर है इसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, ये भी इफेक्ट हो रहा है। तो स्पेस वेदर अफेक्टेड है, समझ में आ रहा है, उससे क्या हो सकता है? Strong solar activity can affect space weather। स्पेस वेदर में चेंजेस आएंगे तो हमारे सैटेलाइट्स जो अर्थ के बाहर सैटेलाइट्स जहाँ जो जो सैटेलाइट्स प्लेस किया गया है उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। रेडियो कम्युनिकेशंस में चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ स्पेस बेस्ड है, राइट? स्पेस में इन सबको प्लेस किया गया है। जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम में हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। पावर ग्रिड्स में चेंजेस देखने को मिलेगा। एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। एविएशन सिस्टम्स में काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। मीनवाइल सोलर एक्टिविटी की वजह से स्पेस वेदर में चेंज होगा, और ये चेंजेस की वजह से सैटेलाइट, रेडियो कम्युनिकेशन, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम, पावर ग्रिड्स, एस्ट्रोनॉट्स, एविएशन सिस्टम में हमें काफी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया कि किस तरीके से सोलर एक्टिविटी स्पेस वेदर के थ्रू हमारे डेली लाइफ में भी इफेक्ट दे सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सैटेलाइट काम नहीं करेगा, रेडियो कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा, तो हमारी डेली बेसिस का जो लाइफस्टाइल है वो हैम्पर होगा। जीपीएस सिस्टम अगर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, तो हम लोग मतलब गूगल मैप को ओपन नहीं कर सकते। पावर ग्रिड अगर अच्छे से काम नहीं किया तो वहां से हमें पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। एस्ट्रोनॉट को अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग अपने रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एविएशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो ये बहुत सारे मतलब जो फील्ड है जहाँ पे सोलर एक्टिविटी की वजह से स्पेस वेदर में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स और इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। समझ आया ये आप सबको? अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। आदित्य L1 मतलब सन से रिलेटेड है, सन को ऑब्जर्व करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। L1
सोलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। L1 का मतलब होता है L1 लैग्रेंज पॉइंट पे आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है और इस मिशन के थ्रू कंटिन्यूअस सोलर ऑब्जर्वेशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इट इज नॉट अ मिशन टू लैंड ऑन द सन, ठीक है। सन की लैंड पे लॉन्च नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसा कोई मिशन नहीं है जहाँ पे सन की जो सरफेस होगा वहां पे जाके इसको लॉन्च करना है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दूर से L1 पॉइंट पे रह के ये बस, ये जो भी सिस्टम है मतलब स्पेसक्राफ्ट है, ये बस सन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता रहेगा, स्टडी करता रहेगा। इसका काम बस इतना ही है, दूर से ऑब्जर्व करो, मॉनिटर करो, स्टडी करो, राइट। It studies the sun from the vicinity of sun earth L1 point। और अभी अभी मैंने बताया कि L1 पॉइंट से सन अर्थ L1 पॉइंट से ये सन को देखता रहेगा, स्टडी करता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, ये देखो आदित्य L1 कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। और स्पेस में ये कुछ इस तरीके से इसको काम है। क्लियर। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। यस। ये था हमारा आदित्य, कहाँ गया, ये था आदित्य L1 के बारे में। अभी क्लास टाइम खत्म हो गया है, मतलब खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने वाला है। तो आज हम लोग बस आदित्य L1 को ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने स्पेस मिशन प्रोग्राम में से हबल स्पेस टेलीस्कोप को डिस्कस किया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को डिस्कस किया है, और आज की क्लास में L1 आदित्य L1 को कवर कर लिया है। किसी को कोई डाउट है, एनीवन? ओके। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हमें सिंपल मैकेनिज्म्स को स्टडी करना है, हमें सिंपल मैकेनिज्म को समझना है, राइट। बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर घुसेंगे तो ये जियोग्राफी का पार्ट नहीं रहेगा, ये फिर फिजिक्स का पार्ट बन जाएगा और प्योर साइंस का पार्ट बन जाएगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं है। तो जितना मैंने बताया है बस उतना जान लो, समझ लो, एनफ है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को जानना चाहिए, यहाँ पे उतना लेवल तक ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है, राइट। तो इससे समझने की जरूरत नहीं है किस तरीके से काम करता है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, राइट, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या मेन पर्पस है, बस इतना जान लो, दैट्स एनफ, राइट। तो ये था आज का क्लास। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग ओसिरिक्स REX को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।